युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 96। शर्मा हाउस। रात के 3 बजे। मयंक गहरी नींद में सोया हुआ था और वह सपना देख पा रहा था कि पीहू उसके बगल में सोई हुई है और वह करवट बदल के मयंक के जहाँ तहाँ किस कर रही है। पीहू उसके ऊपर आते ही अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ उसके होठों पे होंठ रख किस करने लगी। मयंक भी उसे किस करने लगा और जल्दी से उसे छोड़ पूछने लगा, पीहू कहाँ थी तुम? तुम्हें पता भी है मैं पागल हो गया था, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। तुमने मुझे माफ़ किया ना? मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे जो सज़ा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर पीहू उसे कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ उसे देखे जा रही थी और जल्दी से उसके ऊपर से उठी और जाने लगी। उसको जाता देख मयंक जल्दी से उठा और उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, पीहू प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बगैर। तुम जो कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पर पीहू उसके हाथों को झटक के भागने लगी और मयंक उसके पीछे भागने लगा और साथ ही साथ में चिल्लाए जा रहा था, पीहू प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ पीहू मेरे लिए रुक जाओ। इसी के साथ मयंक की झट से आंखें खुला और उठ के बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं। वह जल्दी से बेड से उठा, दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा चेक करके देखा तो अंदर से बंद ही था। मयंक निराश होकर वापस बेड पर बैठ गया और मायूसी से खुद से बोला, इसका मतलब पीहू नहीं आई थी, मैं सपना देख रहा था। अब मयंक की नींद खराब हो चुका था और वह पीहू के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने दोनों हाथों से अपने सिर के बाल को पीछे की ओर ढकेलते हुए जोर से चिल्लाया, पीहू कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आ रहा? प्लीज़ पीहू एक मैसेज कर दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बगैर। कहाँ हो तुम? प्लीज़ एक बार एक कॉल तो कर दो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बगैर, मेरे एक एक पल कट नहीं रहे। एक बार सिर्फ तुम मिल जाओ मुझे, फिर तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है तुम दोगी, मुझे चलेगा, पर प्लीज़ पीहू मिल जाओ। कहाँ हो तुम? मयंक यूं ही रोते रोते बेड के सहारे फर्श पर बैठ गया और अपना आंखें बंद करके रोने लगा। वह एक एक उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगा। जितना सोचता उससे भी ज़्यादा रो रहा था। वह धीरे धीरे उसकी तबीयत भी डाउन होने लगा, क्योंकि पूरा दिन बीत जाता उसे खाने का ख्याल नहीं रहता। उसकी माँ जिद करने से एक आधा टाइम खाना खा लिया करता, बाकी दिन तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। काली अंधेरी रात में सन्नाटे कमरे में मयंक अकेले रो रहा था और उसे चुप कराने वाला भी कोई नहीं था और ना ही उसे कोई समझाने वाला। वह अपने आप को दोषी मान रहा था और वह दोषी था भी, क्योंकि उसने जानबूझकर यह सब पीहू के साथ किया था और अब वह तड़प रहा था। उसकी तड़प सिर्फ और सिर्फ उसे ही महसूस हो रहा था। जी तो रहा था, सांस भी ले रहा था, पर वह जिंदा लाश की तरह बन गया। उसकी ज़िंदगी एकदम तबाह होने लगा और यूं ही रोते रोते उसने अपने आंसू साफ किया और उसे महसूस करके खुद से बोला, उस दिन पीहू भी ऐसे ही रो रही होगी। अब तो वह मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती होगी, इसलिए तो मुझसे बात नहीं करना चाह रही, इसलिए तो उसने एक मैसेज कॉल तक नहीं किया, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। पर मैं जहाँ तक पीहू को जानता, वो एक पल मेरे बिना नहीं रह सकती। फिर वह इतने दिन कैसे रह रही है? ज़रूर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, वरना पीहू कभी ऐसा नहीं करेगी। एक बार तो मैं उसे कॉल करना भूल जाता था, पर वह कभी मुझे बिना मैसेज किए नहीं रहती थी। मयंक तुरंत अपना मोबाइल लिया और व्हाट्सएप चेक किया तो अभी भी वही सीन बता रहा था और कॉल भी लगाया तो नॉट रीचेबल बताने लगा। मयंक तुरंत मोबाइल साइड में फेंक दिया और फिर उसके आंखों में मोटा मोटा आंसू आ गया और
को समझाते हुए बोला, मैं हार नहीं मानूंगा पीहू, तुम कहीं कहीं भी रहोगी, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है मैं तुम्हारे हाथों से भुगतने के लिए तैयार हूँ। बहुत बार ख्याल आता है कि मैं खुद मर जाऊँ, पर मैं तुम्हारे हाथों मरना पसंद करूँगा। कायरों की तरह नहीं मरूँगा। मैं उस रघु का ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे लगता है वह बहुत टाइम लगाएगा। मुझे भी अपने तरीके से तुम्हें ढूंढना चाहिए, पर कैसे? मन्नत। अचानक से उसके दिमाग में मन्नत का ख़्याल आया और मयंक अपने आंसू साफ किया और खुद को मजबूत करते हुए कहा, मैं मन्नत से पूछूंगा। उसे ज़रूर पता होगा कि उसकी फैमिली कहाँ है। वही मुझे बता सकती है, वरना मैं ऐसे ही ढूंढते रह जाऊंगा। पर मुझे पीहू जल्दी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए मुझे मन्नत के सामने रोना गिड़गिड़ाना क्यों ना पड़े। मैं मन्नत से माफ़ी मांगूंगा, वही मेरी हेल्प कर सकती है। कल मुझे किसी भी हालत में मन्नत से मिलकर पीहू का एड्रेस निकलवाना पड़ेगा। मयंक इसी तरह काफ़ी देर तक सोचता और उसने खुद को काफ़ी मजबूत भी बनाया कि वह मन्नत से मिलकर पीहू का एड्रेस लेगा। ये भी ख्याल आ रहा था कि मन्नत इतनी आसानी से उसे एड्रेस नहीं बताएगी, जिसके लिए मयंक आगे सोचा कि वह रोज़ रोज़ मन्नत के घर जाकर उससे माफ़ी मांगेगा। ज़रूर वह उसे पीहू का एड्रेस बता देगी। मयंक यही सब सोच लिया और कल का सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और वह वहीं बैठे बैठे सो गया। जब सुबह 6 बजे तक अचानक से उसकी आंखें खुल गया और अचानक वह कभी कभी भी उठ जाता था। उसका कोई टाइम टेबल नहीं था। पहले तो पीहू उसकी अलार्म थी। जैसे वह कॉलेज जाने के लिए निकलती थी, वह तुरंत मयंक को कॉल कर देती। उसके पहले तो न जाने कितने मैसेज वह भेज चुकी रहती, पर मयंक सोने की वजह से उसका मैसेज नहीं देख पाता, पर उसके कॉल आने से ही उसकी नींद खुलता। पर अब मोबाइल के साथ मयंक भी शांत हो गया था। जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। अभी तक उसके घर में ब्रेकफास्ट भी नहीं बना था और वह बिना खाए पिए ऑफिस चला गया। आजकल न उसकी नींद पूरी होती और ना ही वह ठीक तरीके से खाता। वह इतना सुबह सुबह तो मन्नत के घर नहीं जा सकता, इसलिए 10 बजने का वेट करने लगा कि कब 10 बजे और वह मन्नत से मिलने जाए। दूसरी तरफ बजाज मेंशन। युग अपनी रोज के टाइम पर उठा तो देखा मन्नत उसके ऊपर सोई है। यह देख युग उसे प्यार से साइड में सुलाया और उसके चेहरे को देखने लगा। न जाने क्यों उसका गुस्सा आने लगा, क्योंकि प्रकाश राव की कही हुई बातें उसे याद आने लगा। युग दांत पीसते हुए जल्दी से बेड पर से उठा और वर्कआउट के लिए चला गया। आज जिम रूम में भी आकर वर्कआउट तो कर रहा था, पर बार बार उसे मन्नत का गुस्सा आ रहा। डायरेक्ट उसे पनिशमेंट या सवाल जवाब नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्यार जो इतना करता था, इसलिए वह अपने तरीके से उससे निपटना चाहता था। वहीं वर्कआउट के लिए मोनिका भी थोड़ी देर के बाद आई और अपने नज़रों से बार बार युग को स्कैन कर रही थी, पर युग अपने वर्कआउट में इतना बिजी था कि उसने एक बार भी नज़र उठाकर इधर उधर नहीं देखा और थोड़ी देर के बाद वह वहाँ से निकल कर चला गया। जिम में कोई और आया है, युग को कुछ लेना देना नहीं। वह पूरी तरह मोनिका को इग्नोर करके वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद मोनिका थोड़ी देर वर्कआउट की और अपना मोबाइल ले साइड में चली गई और उसने एक आदमी को कॉल लगाई। जैसे वह आदमी ने कॉल रिसीव किया, इधर से मोनिका गुस्से में बोली, क्या तुमने प्रकाश राव को ठीक से बताने के लिए समझाया था ना? कॉल की दूसरी ओर से आदमी बोला, जी मैडम, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से बताया और वह कल ही युग को सब कुछ बताने उसके ऑफिस भी गए और उन्होंने मुझे कॉल करके सब कुछ बताया। उन्होंने युग को सब कुछ बता दिया, पर युग ने कुछ कहा नहीं, बल्कि उसने कहा कि मन्नत वापस कॉल करती है तो उसका इन्फॉर्मेशन युग को देना होगा। यह सुन मोनिका बोली, अगर प्रकाश राव ने युग को सब कुछ बता दिया है तो युग को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा?
वह तो अपने डेली रूटीन में चल रहा है, यहाँ तक कि घर में कोई शोर शराबा भी नहीं हुआ। तो मैं क्या समझूं? तुम एक बार प्रकाश राव को वापस पूछो, उसने किस तरह से युग को बताया सारी बातें, सीरियस होकर बताया कि नहीं। कॉल की दूसरी ओर से आदमी बोला, जी मैडम, आप जैसा कहें, मैं एक बार वापस इंक्वायरी करवा लेता हूँ। वह आदमी इतना ही बोला होगा कि मोनिका ने कॉल काट दी। कॉल कट होते ही मोनिका दांत पीसते हुए खुद से बोली, मन्नत मन्नत, बहुत बार मैंने प्लान कर ली, हर बार तो मेरे प्लान पर पानी फेर देती हो, पर इस बार नहीं। अगर इस बार युग ने तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं निकाल कर फेंका तो मैं युग को भी नहीं छोड़ूंगी। उधर कमरे में मन्नत अब उठी तो युग नहीं था। उसे तुरंत याद आया कि रात को युग का सिर दर्द कर रहा था। मन्नत बेड पर से उठी और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वह वॉशरूम में थी कि तभी युग कमरे में आया और जैसे वॉशरूम में जाने को हुआ कि अंदर से दरवाज़ा बंद था, उसे समझ गया कि मन्नत अंदर है, इसलिए युग बालकनी में चला गया। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गए, पर मन्नत अभी भी वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। युग वापस कमरे में आया और दरवाज़ा बजाते हुए बोला, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? 9 बजे निकलोगी बाहर तुम? दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ और मन्नत नहीं क्योंकि आवाज़ सुनी और वह अंदर से ही बोली, अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। सुबह सुबह मन्नत के मुंह से ऐसी बातें सुन युग ने अपनी आंखें बंद कर लिया और कुछ बोलने को हुआ कि चुप रहने में ही अपनी भलाई समझा। युग अभी भी दरवाजे पर खड़ा ही था कि उतने में दरवाज़ा खुला और मन्नत उसे देख अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग युग, तुम दरवाजे पर ही खड़े हो, मैं तुम्हें अंदर बुला रही थी, आए क्यों नहीं? उसकी सुबह सुबह लेक्चर सुनी युग बोला, तो चलो फिर से नहा लो मेरे साथ। मन्नत उसका हाथ पकड़ उसे साइड में करते बाहर निकली और बोली, सॉरी मन्नत, बजाज सिर्फ एक ही बार नहाती है, दो बार नहीं। जिन्हें 2 बार की ज़रूरत हो कृपया वही नहाए। तुम्हें तो पता ही होगा मैं 2 बार कब नहाती हूँ। इतना बोल मन्नत मटकते हुए क्लोसेट की तरफ चली गई। वहीं युग जो उसे घूर कर देख रहा था, पर उसकी बातें सुन अचानक से उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गया और वह वॉशरूम में गया और अचानक दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर नैना का घर। इन दिनों रेहान उनके घर सुबह शाम जाने लगा था, तो नैना को लगा कि आज भी रेहान ज़रूर घर आएगा, इसलिए उसने नाश्ता ज़्यादा ही बना दी ताकि रेहान आएगा तो खाकर जाएगा। और उसकी नज़र बार बार घड़ी पर ही थी कि रेहान कब आता ही होगा, पर रेहान आया नहीं, जिसके चलते नैना ने बाकी सभी लोगों को नाश्ता और चाय दे दी और फिर नज़र उठाकर घड़ी पर देखी तो 9 बज गए, पर रेहान अभी तक आया नहीं, जिसके चलते अब नैना ने भी चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। अगर वह नहीं खाती तो उसके मामा और पापा उसे कई दफ़ा पूछते, पर नैना के पास जवाब नहीं रहता, जिसके चलते उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिए। नैना को अब बुरा लग रहा था कि उसने आज ज़्यादा नाश्ता बनाई, उसे नहीं बनाना चाहिए था। अगर रेहान आता तो उसके लिए अलग बना देती। खामखा आज इतना वेस्ट हो गया। किचन में वह काम करते करते यही सब सोच रही थी। वक्त बीतता गया पर रेहान आया नहीं। इधर मेहता बंगलो। रेहान सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर डायरेक्ट ऑफिस चला गया था। वह आज नैना के घर नहीं गया क्योंकि वह जानता था कि उसके घर जाएगा तो सभी लोग रहेंगे और नैना सिर्फ उसे कॉफ़ी या नाश्ता देकर वापस किचन में चली जाएगी, जिसके चलते वह नहीं जाना ठीक समझा। उसे नैना पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि नैना खुद उससे बात नहीं करना चाहती तो क्या फ़ायदा जाकर, और उसके साथ बाहर भी गई तो सिर्फ नाम के लिए गई। उसे तो वहाँ जाकर भी सिर्फ अपनी फैमिली का ही ध्यान रहता, उसके लिए तो ज़रा भी उसके पास टाइम नहीं। रेहान यही सब रात को उसने सोच लिया था और आज वह सुबह डायरेक्ट अपने ऑफिस ही पहुंचा और अपने
काम में ध्यान देने लगा। वह नैना को इस तरह से अब नहीं मिलना चाहता था। अब उसने भी सोच लिया कि नैना जैसे बाकी लोगों को टाइम देती वैसे ही उसके लिए भी टाइम दे, उसे भी उसका पूरा टाइम चाहिए। रेहान अपने कैबिन में बैठे खुद से यही सोच रहा था। यह उसकी कैसी फीलिंग थी वह नहीं जान सकता। यूँ कहा जाए तो उसे अब जलन हो रहा था कि नैना जैसे बाकी लोगों के लिए पैरों पर खड़ी रहती और टाइम देती है, उसके लिए भी टाइम दे। अब तो उसका दोस्त भी उसके पास नहीं था जो उसे समझाए कि उसे नैना से प्यार होने लगा है। पर रेहान तो अपनी जिद पर अपने टशन में था। उसे तो सिर्फ नैना का टाइम चाहिए। उसके आगे उसका ईगो आने लगा था। करीब सुबह के 10:40 हो रहा था। मयंक अपने ऑफिस से बाहर निकला और कार में जाकर बैठा और वह मन्नत से मिलने उसके घर जाने के लिए निकला। पर कुछ सोचकर वो रुक गया। उसने सोचा कि कहीं उसके घर पर जाकर उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, जैसे कि उसने पीहू के साथ किया था। अब मयंक किसी के भी लाइफ खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप कार में वैसे ही बैठा रहा। मयंक का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और वह आगे सोचने लगा कि अगर उसने मन्नत से पीहू का एड्रेस नहीं लिया तो वह यूं ही जिंदगी भर उसे ढूंढता रहेगा। पर पीहू उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी और अगर मन्नत के घर गया तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मयंक के दिमाग में यही सब चल रहा था और उसे तुरंत युग का याद आया। क्यों ना युग के ऑफिस जाकर पहले युग से पूछे, पर युग ने तो पहले दिन ही उसे बता दिया था कि वह इंडिया में उस दिन नहीं था, तो उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं। मयंक ने आगे सोचा कि युग से ही रिक्वेस्ट करने में भलाई है। अगर युग ने वह कहेगा तो ज़रूर मन्नत से पूछकर उसे एड्रेस बता देगा। काफ़ी देर तक यही सोचने के बाद मयंक को यही आइडिया सही लगा कि वह युग के डायरेक्ट ऑफिस जाए। मयंक ने तुरंत कार स्टार्ट किया और गेट से बाहर निकला और तेज़ी से चलते हुए बजाज इंडस्ट्री कुछ ही देर में पहुंच गया। गार्ड ने उसे गेट पर ही रोक लिया तो मयंक ने उससे कहा कि उसे युग बजाज से मिलना बहुत ज़रूरी है। मयंक जिद करने लगा, जो देख गार्ड तुरंत रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म किया और उसने तुरंत युग को कॉल करके बताया कि मयंक शर्मा उससे मिलने आए हुए हैं। युग ने रिसेप्शनिस्ट को परमिशन दे दिया कि वह मयंक शर्मा को अंदर आने दे। युग का परमिशन पाते ही गार्ड मयंक को अंदर जाने दिया और मयंक जैसे ही युग के कैबिन में दाखिल हुआ, युग को देखते ही उसे राहत मिला। युग ने उसे बैठने के लिए कहा। मयंक उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया। युग उससे पूछा, तो बताओ आज यहाँ आना कैसे हुआ? जो सुन मयंक उदास होते हुए बोला, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्यों तुमसे मिलने आया हूँ। प्लीज़ युग, बहुत जल्द उम्मीद लेकर आया हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दो। युग उसे अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे उसे समझ गया हो कि मयंक उससे क्या हेल्प लेना चाहता है। युग जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा। उसने कुछ बोला नहीं कि वह उसकी हेल्प करेगा भी या नहीं। वहीं मयंक आगे बोला, प्लीज़ युग, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? प्लीज़ हाँ या ना में तो जवाब दो। अब युग बोला, तुम्हें हेल्प क्या चाहिए पहले तो वह बताओ। जो सुन मयंक पहले तो इधर उधर देखा, फिर बोला, युग तुम्हें नहीं पता होगा पर तुम्हारी वाइफ को तो पता ही होगा ना कि पीहू है कहाँ, तो प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दो, उनसे पूछकर बता दो कि पीहू और उसकी फैमिली कहाँ है। प्लीज़ युग, प्लीज़ आज मैं तुम्हारे घर जाने वाला था पर मैं नहीं चाहता था कि तुमसे बिना पूछे डायरेक्ट तुम्हारे घर जाऊं, इसलिए मैं पहले तुमसे मिलने यहाँ आ गया। मयंक की बातें सुन युग अपना पेन हाथ में ले बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, तो तुम मेरे घर क्यों नहीं गए? तुम जा सकते हो, मेरी वाइफ से बात कर सकते हो। अगर वह बताती है तो अच्छी बात, क्योंकि मैं उससे डायरेक्ट पूछूंगा तो तुम्हें आकर बता दूंगा।
और तुम वहाँ जाओगे तो हमारे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो तुम मन्नत से ही पूछो, अगर वह बताएगी और उसके बताए हुए एड्रेस पर तुम जाओगे तो कल को पीहू को तुमसे नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि उसकी बहन ने ही तुम्हें एड्रेस बताया है। यूँ का इतना कहना कि मयंक की आँखों में एक अलग ही चमक आ गया, जैसे लगा कि उसका 50% काम यहीं हो गया। वह जब भी युग से मिलता तो एक अलग ही उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता, अलग ही एनर्जी मिलता। तब तक हाउसकीपिंग ने उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आया और आज भी युग ने उसे कॉफ़ी अपने हाथ से मयंक को दिया और मयंक आज बड़े प्यार से उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर पीने लगा। थोड़ी देर तक युग और मयंक बातें करते रहे। युग ने उसे अपने घर जाने का परमिशन तो दे दिया, जिसे सुन मयंक काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। थोड़ी देर के बाद मयंक युग के कैबिन से बाहर निकला और सीधे अपने कार में आकर बैठ गया। युग से बात करने के बाद उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया। मयंक कार स्टार्ट करने ही वाला था कि उसे रात का सपना याद आने लगा कि पीहू उसे किस कर रही थी। सपना याद आते ही तुरंत मयंक अपना मोबाइल लिया और गूगल पर सर्च करने लगा। उसने गूगल पर सर्च किया कि आज जिससे प्यार करते हो, अगर उसका रात को सपना आए तो इसका क्या संदेश है। मयंक का इस तरह से गूगल पर सर्च करना जिस तरह से पॉइंट्स आने लगे। दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक ही साथ में जब वे दोनों एक दूसरे को याद करते हैं तो रात्रि के समय में वे सपने में आते हैं। सेकंड पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट महसूस करने लगी हो, जिसका सपना रोज़ रोज़ आता हो। थर्ड पॉइंट, आपकी केयर भी दर्शाता है कि आप किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हो या फिर किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन बॉन्ड या फिर किसी अटैचमेंट को तोड़ चुके हो। ब्रेकअप के बाद अधिकतर ऐसा होता है। मयंक ऐसे न जाने कितने पॉइंट्स पढ़े और उसमें भी वह ओपन करके सब कुछ देखे जा रहा था। ऐसे ही कार में बैठे उसके आधे घंटे चले गया, उसे पता भी नहीं चला। पर इससे उसे एक चीज़ पता तो चल गया कि पीहू भी उससे ज़रूर याद करती है, इसलिए तो उसे सपने में वह आई थी। इसके लिए आप लोग मयंक को पागल कहें या मूर्ख कहें या गधा कहें, जो भी कहें, पर वह जिस तरह से पीहू के लिए तड़प रहा था, उसका दर्द सिर्फ वही जानता था। तब तक पार्किंग एरिया में एक गार्ड आया और सीसीटीवी बज रहा था, जिसकी आवाज़ से मयंक अपने ख्यालों से बाहर आया और अपना मोबाइल साइड में रखा और कार स्टार्ट करके बाहर निकल गया। मेहताब बंगलो, दोपहर का वक्त। नारायण जी कुछ पढ़ रहे थे, तभी उनका मोबाइल रिंग करने लगा। उन्होंने जैसे मोबाइल स्क्रीन पर देखा कि उनके चेहरे पर स्माइल आ गया, क्योंकि यह किसी और का कॉल नहीं बल्कि अभय का कॉल था। नारायण जी ने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोले, बोलो बेटा, कैसे हो। कॉल की दूसरी ओर से अभय बोला, बस अंकल, आपकी दुआ से एकदम मस्त हूँ, और दूसरी बात, आज रात को इंडिया आने वाला हूँ, पर आप प्लीज़ रेहान को मत बताइएगा। अभय आज ही रात को इंडिया आ जाएगा। यह सुनकर नारायण जी बहुत खुश हो गए और वह हंसते हुए बोले, मैंने रेहान को यह बता दिया हूँ कि तुम इंडिया आने वाले हो, पर तुम आ जाओगे यह मैं उसे नहीं बताऊँगा, पक्का, प्रॉमिस। अभय थोड़ा नाराज होते हुए बोला, अंकल, आपने क्यों बताया कि मैं आने वाला हूँ। मैं इंडिया आकर भी उसे परेशान करने वाला था। ये सुन नारायण जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम उसे जी भर कर परेशान कर लेना। पहले तुम आओगे और उसकी तकलीफ देखोगे तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, क्योंकि वह खुद बहुत परेशान है। यह सुन अभय बोला, यह तो अच्छी बात है, मैं तो आने के बाद उसके जले पर नमक डालने वाला हूँ।
उसने भी मुझे बहुत परेशान किया है। और अंकल आप मेरा ही साइड लेंगे? उसका बिल्कुल भी नहीं। नारायण जी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा ही साइड लेने वाला हूँ। तुम आओ तो पहले पहले मैं तुम्हारा अच्छे से क्लास तो ले लूँ। जो बिना बताए यहाँ से भाग कर गए हो, तुम्हें भी डंडे पड़ेंगे और उसे भी डंडे पड़ेंगे। नारायण जी की बातें सुन अभय हंसने लगा। थोड़ी देर तक वे दोनों बातें किया। उसके बाद नारायण जी अभय को बोले, ठीक है, अच्छे से संभाल कर आना। और इसी के साथ दोनों ने कॉल कट किया। देखते देखते पूरा दिन बीत गया और शाम हुआ। आखिरकार नैना शाम को भी रेहान का इंतजार कर रही थी, पर रेहान आया नहीं। वह किचन में जब काम करने लगी तो खुद के मन ही मन बोली, बस 2 दिन का दिखावा था, सिर्फ 2 दिन आए तो कैसे उनकी पूरी मस्ती निकल गई। बड़े आए थे, जब तक तुम आओगी नहीं तब तक मैं तुम्हें रोज लेने आता रहूँगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने आता है, बाकी कुछ नहीं। नैना काफ़ी देर तक रेहान की एक्टिंग करती रही। आज शाम भी रेहान आया नहीं। अब नैना को यकीन हो गया, बस उसका 2 दिन का ही दिखावा किया, बाकी उसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि वह झुकने वालों में से नहीं, इंसान नहीं है। उसकी अकड़ और घमंड फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसी रिश्ते कैसे संभाल कर रखना निभाना इसे बिल्कुल भी नहीं आता। नैना उसे बहुत भला बुरा बोले जा रही थी और इसी तरह उसने खाना बना लिया। सभी घरवाले मिलकर खाना खाने लगे, पर रेहान नहीं आया। इधर बजाज मेंशन युग आज रोज के टाइम पर घर आ गया था और सभी लोग साथ में मिलकर डिनर किए। युग को देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसे कुछ पता होगा, क्योंकि वह नॉर्मल बिहेवियर मन्नत के साथ कर रहा था, जैसे कि वह डेली करता था। पता नहीं उसने क्या मन में सोच कर रखा था। डिनर करने के बाद जब वे दोनों अपने कमरे में आए तो मन्नत अपने पहले तो क्लोसेट में गई और अपने नाइट गाउन लेकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि उतने में युग ने उसके हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। मन्नत बड़े प्यार से बोली, अब तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? जो सुन युग अपना माथा उसके माथे से सटाते हुए बोला, नहीं, जिसकी बीवी के हाथों में जादू हो उसका सिर दर्द कैसे हो सकता है? सच में तुम्हारे हाथों में जादू है, जो छूने से मेरा दर्द चला गया। मन्नत समझ गई कि युग उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं, और वह भी अपने हाथ उसके गले में डालते हुए प्यार से बोली, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक लफ्ज़ों में बोल रहे हो। युग उसकी कमर को पकड़ एकदम अपने आप से सटा लिया और अपना चेहरा उसके गर्दन पे रख किस करने लगा, जो देख मन्नत उसे धक्का देते हुए बोली, युग प्लीज़ कपड़े चेंज करना है, प्लीज़ छोड़ो। युग अपना चेहरा ऊपर किया और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कपड़े चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही निकाल देता हूँ। युग इतना बोल उसके हाथ कपड़े ले सोफे पर फेंक दिया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया। उसे लेटा खुद भी उसके ऊपर आ गया। पहले तो युग ने अपनी बीएड से उसे चुभाने लगा, जिससे मन्नत बहुत ज़्यादा हंसने लगी, क्योंकि मन्नत खुद युग को धक्का दे रही थी और युग के ऐसे करने से उसे बहुत गुदगुदी लग रहा था। युग ने उसे पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को लॉक कर रखा था और लगातार अपना बियर्ड उसके जहाँ तहाँ रब करने लगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही युग थोड़ा ढीला हुआ कि मन्नत उसे धक्का दी और युग जानबूझकर साइड में लेट गया। वक्त रहते मन्नत उसके ऊपर आ गई और लंबी लंबी सांस लेते हुए युग को देख रही थी। 5 मिनट के बाद जब युग अपनी हंसी बंद कर दिया, खुद को शांत की और युग के चेस्ट पर हल्के हाथ से पंच करते हुए बोली, तुम मुझे जानबूझकर परेशान करते हो ना युग। युग उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपने करीब किया। दोनों का फेस एकदम नज़दीक था। युग उससे बोला, क्यों, तुम भी तो मुझे बहुत परेशान करती हो। ये सुन मन्नत बोली, मैंने और तुम्हें परेशान की? कब किया बोलो? मेरे जैसा
शरीफ और अच्छी वाइफ तुम्हें कभी मिल भी नहीं सकती थी। युग उसकी बातें सुन ताने भरते हुए बोला, तुम कब से इतनी शरीफ हो गई? युग का इतना कहना कि मन्नत अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, क्यों, क्या मैं तुम्हें झूठी और फरेब नजर आती हूँ जो ऐसे बोल रहे हो? युग मुस्कुराया और बोला, क्या सच में तुम कभी झूठ नहीं बोलती? युग का इतना कहना कि मन्नत अपनी नज़रें चुराने लगी। उसे अंदर से एक अजीब सी घबराहट होने लगा, पर वह हिम्मत करके युग से नज़रें मिलाकर बोली, नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मन्नत का इतना कहना कि युग उसकी कमर को पकड़ साइड में पटक दिया और उसके ऊपर आते हुए बड़े प्यार से बोला, बहुत ज़्यादा तुम पर भरोसा है मुझे कि तुम झूठ नहीं बोलती। मन्नत बिल्कुल भी युग का कोई अंदाज़ा नहीं समझ पा रही। उतने में युग उसके गर्दन पर किस करने लगा और वहीं मन्नत का भी हाथ युग के शोल्डर पर चला गया। युग धीरे धीरे करके उसके शरीर से एक एक कपड़े उतारने लगा और अपने भी उतार दिए। मन्नत मना करना चाहती थी, पर युग उस पर हावी हो चुका था। यहाँ तक कि एक दो बार अपने हाथों से उसे पुश भी कर रही थी, पर युग सुनने को रेडी नहीं था और उसने जैसे उसकी ब्रा निकाला और अपना नाम उसके ब्रेस्ट पर देखा तो साथ में किस करने लगा। अब मन्नत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसका हाथ युग के खुले पीठ पर था। आज युग के रवैये में काफ़ी ज़्यादा बदलाव था, जो मन्नत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि युग इसके पहले जब करता था तो बहुत ज़्यादा प्यार से करता था, पर आज मन्नत के दर्द से उसे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उल्टा वह अपनी स्पीड और बढ़ा दिया। वहीं मन्नत चिल्ला के चुप हो गई, पर युग रुका नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गया। करीब 2 घंटे होने के बावजूद भी युग अभी तक मन्नत को नहीं छोड़ा। अब वह पूरी तरह थक चुकी थी, क्योंकि आज युग भी बहुत जिद्दी हो गया था। धीरे धीरे मन्नत के आंसू आंखों से होते हुए कान तक बहे, जो देख युग ने झट से उसके रुक गया और मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। युग रुक तो गया था, पर अभी भी उसके ऊपर से उठा नहीं। यूं ही मन्नत को गौर से देख रहा था, जो आंखों से आंसू और उसके चेहरे एकदम लाल पड़ गया था और पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत दर्द से तड़प रही थी, जो देख उसके ऊपर से उठा। जो देख युग को समझ गया कि मन्नत काफ़ी देर से दर्द सह रही थी, क्योंकि उसके पहले जब भी युग करता था वह ब्रेक लेकर करता था, पर आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब मन्नत को हद से ज़्यादा दर्द होने लगता तो युग स्टॉप कर देता था। युग जैसे साइड में लेटा तो मन्नत करवट बदल के दूसरी ओर चेहरा कर ली और वह रोने लगी, क्योंकि उसे दर्द जो हो रहा था। मन्नत की सिसकियाँ लेकर रो रही थी। जैसी उसकी आवाज़ युग के कान में गया कि वह तुरंत थोड़ा सा ऊपर उठा और मन्नत के कमर में हाथ डाल अपने तरफ खींचा। अब मन्नत और भी जोर जोर से रोने लगी, जो देख उसे अपनी तरफ पलटा और अपने दोनों हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए सॉरी बोलने लगा, क्योंकि युग ने देख लिया था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, जिससे वह अंदाज़ा लगा लिया कि वह कितनी दर्द सहन कर रही थी। अब उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव किया। फिर मन्नत अब उसकी बात ही नहीं मान रही थी। वह लगातार रोने लगी और अपना चेहरा भी दूसरी तरफ फेर लिए, जो देख युग उसे बड़े प्यार से मनाने लगा और बच्चों की तरह उसके होठ पर किस करने लगा। बार बार कभी उसके गाल पर तो कभी उसके होठ पर लगातार सॉरी भी बोले जा रहा था। करीब 20 मिनट लगे युग को मन्नत को मनाने में, तब जाकर मन्नत मानी और उसके चेस्ट पर मारते हुए बोली, तुमने आज जानबूझकर यह सब मेरे साथ किया, क्योंकि मैं तुम्हें कितना बार रोक रही थी, तुम रुके नहीं। युग, इससे तो यही साबित होता है ना
कि तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। युग फिर से सॉरी बोलते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी दिन हो गया था ना, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सुन मन्नत बोली, नहीं युग, इसके पहले तो तुम कितने बार किए हो पर इतना दर्द कभी नहीं दिए जितना कि आज तुमने मुझे दिया है। युग फिर से उसके चेहरे को पकड़ के उसके होठों पर हल्का हल्का किस करते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, अब ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। युग को बहुत टाइम लगा मन्नत को मनाने के लिए, पर मन्नत मान गई। अब युग उससे प्यार से बोल, वॉशरूम में चलोगी? जो सुन मन्नत अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं आज ऐसे ही सोने वाली हूँ। जो सुन युग मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा ठीक है। युग बेड पर से उठा और सीधे वॉशरूम में चला गया। 15 मिनट में वह फ्रेश होकर बाहर आया और सीधे क्लोसेट में गया और नाइट कपड़े पहन लिया। तब तक मन्नत सो गई थी। मन्नत पेट के बल सोई हुई थी और उसके बदन पर जो ब्लैंकेट था वह आधे कमर तक था, जो उसका खुला हुआ गोरा पीठ दिखाई दे रहा था। युग उसके करीब आया पर कुछ सोचकर वापस ड्रेसिंग टेबल के पास गया और मलहम लेकर फिर आया और बेड पर बैठा। ब्लैंकेट उसके बदन से सरकाकर नीचे की ओर किया, मन्नत को एकदम सीधा किया, जिसकी वजह से मन्नत नींद में कुनकुनाने लगी। युग अपनी उंगली में मलहम लिया और उसे लगा दिया। लगाने के साथ वह फिर से मन्नत से सॉरी बोला। आज उसे फिर से युग को बुरा फील होने लगा। उसने उसके साथ गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। युग बेड से उठा और सोफे से उसका नाइट गाउन उठाकर लाया और उसे पहनाकर उसके पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रात के 2 बजे मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभय श्रीलंका से इंडिया आ गया। जैसे ही एरोप्लेन लैंड हुआ कि अभय निराश होने लगा। जहाँ तक नारायण जी ने उसे रेहान के बारे में बताया था, वह सोचकर उसे अच्छा लगा कि रेहान को अपनी गलती रियलाइज़ तो हुआ है। अभय अब प्लान करने लगा कि वह रेहान को सबक सिखा के रहेगा कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया, यहाँ तक कि अपनी बीवी के साथ भी। यही सब सोचकर वह एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसने कैब बुक किया और कैब के आने का इंतज़ार कर रहा था कि तब तक उसके सामने एक कार आकर रुकी। अभय को लगा कि जो उसने बुक किया है वही कार है, और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर रेहान बैठा हुआ था। रेहान को यहाँ देखकर तो अभय चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि रेहान यहाँ क्या कर रहा है, और उसने जो एक हाथ से दरवाज़ा को पकड़ रखा था और अपना एक पैर उठाया था अंदर रखने के लिए, पर उसने सब कुछ याद आते ही उसने अपना पैर नीचे रख दिया। जो देख रेहान को भी समझ गया कि अभय उसे देखकर खुश नहीं है। वह मायूस होकर कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। अभय सड़क के दूसरी ओर जाने लगा, जो देखकर रेहान जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कड़क आवाज़ में बोला, तू मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकता, समझा? नहीं तो अभी डैड को कॉल करके यहाँ बुला लूँगा, फिर तो तुझे मेरे साथ ही चलना ही पड़ेगा। उसकी बातें सुन अभय नाराज़ होते हुए बोला, अच्छा तो अंकल ने तुझे बताया ना कि मैं आज आ रहा हूँ? ये सुन रेहान मुस्कुराते हुए बोला, डैड ने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया, पर तू जिस तरह से मेरी सारी खबर लेता है ना डैड को कॉल करके, उसी तरह मैं भी तेरी सारी खबर रखता हूँ अंकल से। तो मुझे तेरी आने से पहले ही सब कुछ पता चल गया था कि तू आ जाने वाला है, और मैं कब से आकर खड़ा हूँ। तेरी फ़्लाइट लेट हो गई, इसका हर्जाना तुझे ही भरना पड़ेगा।
अभय नाराज तो था पर रेहान को देखकर उसका मन ही मन खुश भी हो गया, पर उसे भी अपनी नाराज़गी शो करना था, इसलिए मना करते हुए बोला, तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं था, मैं चला जाऊँगा, तू जा यहाँ से। रेहान भी कहाँ हार मानने वालों में से था, वह भी गुस्सा करते हुए बोला, तुझे जो भी नाटक करना है ना, घर चल के करना, यहाँ रोड पर या लोगों को दिखाकर कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि तेरे काम सिर्फ मैं ही आने वाला हूँ। वे दोनों काफ़ी देर तक एयरपोर्ट पर बहस की। आखिरकार अभय को हार मानना ही पड़ा और रेहान के साथ वह उसके घर चल दिया, पर वह रास्ते भर उससे बात नहीं किया, यहाँ तक कि मुंह फुलाकर वह खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। वहीं रेहान को भी अच्छा लगा कि कम से कम उसके साथ घर तो चल रहा है और धीरे धीरे वह उसे मना लेगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। वैसे भी आज 2 एपिसोड दी हूँ आप लोगों को।